अच्छा, हाउ टू डील विद फेल्यूर्स एंड री-अटेम्प्ट्स? कभी-कभार फैमिली की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि आप हम्म। बार-बार फेल हो रहे हैं, गिव अप कर लें, या सोसाइटी की तरफ से, मुख्तलिफ फ्रेंड्स की हम्म। तरफ से आ जाता है प्रेशर। तो इस चीज़ से डील कैसे किया जाए? एक्चुअली देखिए, आपकी सोसाइटी, मैंने पहले भी कहा, ठीक है, कि हमारे पास जो सोसाइटी है वो शेप करती है हमारी पर्सनालिटी को, हमारे माइंड को। अब ज़्यादा सीरियस पीछे के रुझान इस तरह ही जा रहा है क्योंकि वो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रही है हमसे कि वी आर सपोज टू बी लाइक दैट। तो हमने ये सोचना है कि व्हाट वी कैन डू फॉर अवरसेल्फ, ठीक है। इस मेंटल प्रेशर से जो है हमें इस तरह डील करना है कि हमें मतलब इन पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। हमें कंटिन्यूअसली जो है अपनी स्ट्रगल को जारी रखना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, तैयारी करनी है। अगर हम इन लोगों की, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको ये भी पूछेंगे आपसे, अच्छा पास नहीं हुए, मुझे तो पहले ही पता था कि पास नहीं हुए। और वही जी। जब आप पास कर लेंगे तो आपको कहेंगे, अच्छा मुझे तो पहले ही पता था, हाँ। बचपन से बच्चा ऐसा था, मैंने तो बचपन से पढ़ाई करते देखा था, मुझे तो पहले ही पता था कि पास हो जाएगा। तो इनकी स्टेटमेंट इस तरह वेरी होती रहती है। तो इनकी स्टेटमेंट से या इनकी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने आप को डिस्करेज नहीं करना, आपने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि ये लोग जो है ना किसी चीज में राजी नहीं होते, क्योंकि सीएसएस और पीसीएस आपको करनी, ऑफिसर आपने बनना है, ठीक है, इन्होंने नहीं बनना। तो अगर फेल्यूर भी होगा तो इफेक्ट आप पे होगा, किसी और पे नहीं होगा। अच्छा, मैं एक पिक्चर देख रही होती हूँ, वो मेरे पास हमेशा मोबाइल में अपनी डेस्कटॉप पिक्चर रखी हुई थी जब मैं तैयारी करती थी। वो पिक्चर बहुत खूबसूरत थी, उसमें मैं पिक्चर को मैं इस तरह इंटरप्रेट कर रही हूँ कि एक बंदा था, वो एक पहाड़ पर खड़ा था, ही वाज स्टैंडिंग ऑन अ माउंटेन एंड ही वाज हैविंग अवार्ड इन हिज हैंड। और आगे वाली पिक्चर में लोग खड़े थे जो कि बहुत चेयर अप कर रहे, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उसको। और पीछे वाली पिक्चर जो उसका बैकग्राउंड था, उसमें दिखाया जा रहा था कि नीचे जो है काफी हर्डल्स थे, स्टोन्स थे जिससे वो क्रॉस होकर आ रहा था, और हिज फीट वर ब्लीडिंग, ठीक है। मगर कोई ये नहीं देख रहा था कि his feet were bleeding, the way he has struggled and the way he has come across all these things, the challenges he has faced in his life. Nobody considered that, ठीक है। They were oblivious about all these things, पर वो ये देख रहे थे कि उसके हाथ में अवार्ड है जिसको वो चेयर अप कर रहे थे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड फेल्यूर इज ऑर्फन, ठीक है। तो आपकी स्ट्रगल को कोई भी नहीं देखेगा, सिर्फ ये देखेगा पास हुए और नहीं हुए। बस आप ये सोचो कि मुझे पास अपने लिए होना है, लोगों के लिए नहीं होना। तो इस चीज से आप जो है लोगों को, आप इनकी थॉट्स को, पॉइंट ऑफ व्यू को अवॉइड कर सकते हैं। रेशियो जो है सीएसएस पीएमएस में, फेल्यूर का रेशियो ज़्यादा होता है, पासिंग रेशियो जो है कम होता है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर लेक कहाँ पर करते हैं? एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं करते, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी इस वजह से कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी वही स्ट्रेटजीज जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ से जो पढ़ के आ रहे होते हैं, क्रैमिंग, ठीक है, वो उसी क्रैमिंग वाले फॉर्म में ही चल रहे होते हैं। अगर वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कॉजेज आपसे पूछ रहा है, मगर वो आपको एक कोटेशन से स्टार्ट करके कह रहा है कि एलेबोरेट, तो आपको बस ये आप वर्ड देखते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन आ गया उसमें, तो मतलब वी हैव टू डील विद द कॉजेज, ठीक है। पर कॉजेज के अलावा आपने जो कोटेशन होने दी उसको आप इंटरप्रेट करते ही नहीं हो। तो मैं ये सोच रही हूँ कि स्टूडेंट्स की एक तो कंसेप्चुअल स्टडी नहीं होती और वो क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ अमेरिकन रिवॉल्यूशन के कॉजेज पढ़े हैं, ठीक है। आपने आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स तो पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि वॉर स्टार्ट होने से पहले रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, द माइंड्स एंड हर्ट्स। माइंड एंड हर्ट्स ये कोटेशन है जिसमें आपने ये डिस्कस करना होता था कि लोगों ने रिवॉल्यूशन की तरफ ट्रिगर कैसे हुए। आपने पहले बैकग्राउंड वगैरह, उनकी डिवाइन राइट, फंडामेंटल राइट्स के बीच डिफरेंस, ये सारी कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। आपने क्रैमिंग वाली स्टडी की होती है, आप टू द पॉइंट आपने पढ़ा होता है, जिसकी वजह से ये गैप्स जो हैं, और जब वो बीच में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको समझ, आपने टॉपिक वाइज स्टडी की होती है। पर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, सॉरी, पर मैं यूएसएसटी का जो है कोट कर रही हूँ इसमें एज एग्जाम्पल सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप जो सब्जेक्ट का टॉपिक होता है, यू जस्ट स्टक विद द टॉपिक, ठीक है। उसके अंदर जो उसके कॉजेज, इफेक्ट्स, उसका बैकग्राउंड, वो सब कुछ स्किप कर देते हैं स्टूडेंट्स। जब क्वेश्चन डायरेक्ट कॉजेज से आता है या इफेक्ट से आता है, इम्पैक्ट से आता है, रिपोर्केशन से आता है, तो वो स्टूडेंट्स से डील नहीं कर पाते। या विल पावर कितना मैटर करती है कामयाब होने के लिए? बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं समझती हूँ कि अगर आपकी 40% आपकी स्टडी है, ठीक है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी है, तो आपका 60% जो है वो आपका विल पावर है, ठीक है। क्योंकि ये वो एग्जाम है जिसमें आप सर्टेन नहीं हो सकते। वो बहुत रेयर केसेस इस तरह होते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में दे, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए। काफी ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, मगर ये कि उन्होंने भी लाइफ में अपनी फेल्यूर्स देखी होंगी।
तो आपने इस एग्जाम में एक बार फेल, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने इस तरह देखे जो एक ही बार एग्जाम की तैयारी करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो उनका दिल टूट जाता है, वो दोबारा से नई एग्जाम में आते। पर मे भी उनकी इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं, अगर वो देते शायद दूसरा अटेम्प्ट तो वो पास हो जाते। तो मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाओ, ठीक है, तो आपने ये देखना है कि मैंने इतने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए। आपने अपने पॉजिटिव पॉइंट्स ये देखना है कि मैंने इतने सब्जेक्ट क्लियर कर लिए इससे, इट मींस दैट मुझ में कैपेबिलिटीज है, मुझ में सलाहियत है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर जहां पे वो लैग कर रहा था सब्जेक्ट में, वो ये सोचे कि मेरी जो स्ट्रेटेजी सब्जेक्ट को पढ़ने में, शायद उसमें मैं कहीं लैग कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएस हिस्ट्री मैंने जो है फेल किया था, वो भी सिर्फ 5 मार्क्स से। तो मुझे ये सजेस्ट किया गया कि भाई सब्जेक्ट छोड़ दो, आप ये फेल कर देगा। स्टूडेंट ये पूछे कि मैडम सब्जेक्ट ने फेल कर दिया तो हम इसको छोड़ दें? नहीं, क्योंकि आपने अपनी पोटेंशियल दी हुई होती है, आपने उस सब्जेक्ट में काफी मेहनत की होती है, मतलब 60% 70% आपने पूरा सब्जेक्ट तैयार किया होता है। आप अगर लैग कर गए हैं कहीं पे, तो मे बी आपने उसको डील सही से नहीं किया। अब दूसरे फेज में अब आपने एजुकेशन आपके पास, उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास है, आपने डील उसको डिफरेंट तरीके से करना है। मे बी आपने फ्लो चार्ट, मे बी आपने कोटेशंस को सही से पढ़ा नहीं है, मे बी आपने सवाल को सही से पढ़ा नहीं है। तो अपनी स्ट्रेटेजी को डिफरेंट करके सब्जेक्ट उसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपने अगर दोबारा दूसरा सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, और यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैचेस, अगर उसमें फेल हो जाए फिर तीसरा, इस तरह आप सब्जेक्ट चेंज तो नहीं कर सकते, तो आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो मैं स्टूडेंट से ये कहती हूँ आप जिस सब्जेक्ट के साथ रह रहे हैं उसके साथ उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के, सब्जेक्ट में अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है उसका सिलेबस देखें, पास पेपर के क्वेश्चन देख लें। स्टूडेंट सब्जेक्ट का सिलेबस देखकर भी मतलब डिसाइड कर लेते कि हमें ऑप्ट करना है या नहीं करना है, इस तरह भी आपने नहीं करना। आपने सिलेबस भी देखना है, उसके अलावा आपने पास पेपर के क्वेश्चन भी देखने कि इस सिलेबस के अंदर ये जो टॉपिक है वो आपके क्वेश्चन के अंदर किस तरह मोड होके आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको मेंटर ही आपको बता सकता है। स्टूडेंट जब भी हमसे ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो है डिमांड करते हैं कि मैडम इसको किस तरह रखना है, कौन सा रखना है, कौन सा छोड़ना है, तो मैं उनको बहुत टेक्निकली गाइड करती हूँ, क्योंकि मैं उनको एक सब्जेक्ट जो मैंने उठाया हुआ है या मेरा ऑप्शनल था, मैंने उसकी प्रिज्म में रख कर उनको सजेस्ट नहीं करती। मैं जनरली उनको सजेस्ट करती हूँ कि आपने ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो वो स्टूडेंट पूछते मैडम ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारा था आया, ये हमें सब्जेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर उनको भी मैं गाइड करती हूँ कि उनमें भी आपने कौन से पैरामीटर्स देखने हैं जिसमें आपने ये डिसाइड करना है कि आइदर यू वांट टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट और नॉट। नोट्स मेकिंग पे आपके क्या व्यूज़ हैं? क्योंकि पहले के व्यूज़ थोड़े से डिफरेंट थे, पहले एस्पायरेंट्स नोट्स बनाते थे, अब जी। क्योंकि स्क्रॉलिंग ज़्यादा हो गई है, ज़्यादातर सोशल मीडिया को टाइम देते हैं एस्पायरेंट्स, तो जब नोट्स बनाने की तरफ आते हैं तो वो उनके माइंड में जो है टाइम कंज्यूमिंग वाला ये पीरियड आ जाता है, तो उन पे टाइम नहीं दे पाते, तो इस पे आप क्या कहना है? एक्चुअली स्टूडेंट्स इस वक्त जो है जिस तरह नोट्स वो बना रहे हैं वो फुली कॉपी कर रहे हैं चैट जीपीटी को, ठीक है, जो कि ट्रेंड चल भी रहा है हाँ, कि चैट जीपीटी या आपकी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यूज करके वो नोट्स बना रहे हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, हजारों स्टूडेंट्स भी वही रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। आप इंटरनेट से जो नोट्स निकाल कर लेकर आ रहे हैं, आपके तकरीबन बाकी स्टूडेंट्स भी उसी सोर्सेज को यूज कर रहे हैं। तो आपका पेपर और उनका पेपर कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। कोई मतलब आपके पेपर में स्पेशल चीज नहीं होगी या आपका पेपर जो है वो एक्सेप्शनल नहीं होगा बाकियों से, ठीक है। काफी सिमिलैरिटीज होंगी। जब चेकर ये चीज चेक करेगा तो उसके माइंड में जो है यही आएगा कि ये क्रैमिंग मटेरियल है, तो वो आपको उस सेंस में ही ट्रीट करके मार्क्स देगा, भले आपने कितना ही अच्छा क्यों नहीं लिखो। मैं स्टूडेंट्स को ये सलाह देती हूँ कि आप ना नोट्स अपने बनाएं, आप रिसोर्सेज भले सारी यूटिलाइज करें मगर उनको पैराफ्रेज करके उनकी हेडिंग सब हेडिंग्स को चेंज करें और आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें। हर टॉपिक पे आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ें, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल के अंदर जो आपके पास मटेरियल कंटेंट मौजूद होगा वो काफी ऑथेंटिक होगा और उसमें जो आपके पास चीजें अवेलेबल होंगी आप उनके हेडिंग सब हेडिंग उसकी बना सकते हैं। तो जो आपके नोट्स हैं वो एक्सेप्शनल होने चाहिए। रिसोर्सेज आप सारे यूज करें, उसके साथ एडिशनल जो चीज मैं आपको सलाह दे रही हूँ वो ये कि रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़ें उसी टॉपिक पर। तो इस तरह अपने नोट्स जनरेट करें। इससे ये होगा कि आप जब नोट्स जनरेट कर रहे होंगे ना, आप ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे खुद से भी, ठीक है। आप क्रैम करके लिख नहीं रहोगे, आप पढ़ रहे होंगे, उसके बाद आप पैराफ्रेज करेंगे। पैराफ्रेजिंग से आपको राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होंगे और वो चीज आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से याद भी होगी। और तीसरी चीज ये होगी कि वो आपके नोट आपके एक्सेप्शनल होंगे, वैसे कहीं इंटरनेट पे या किसी दोस्त वगैरह के पास नहीं होंगे। पास्ट पेपर्स कितने इफेक्टिव साबित हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए? बहुत ज्यादा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना इस वक्त सिर्फ टॉपिक, मैंने पहले भी डिस्कस किया आपसे कि स्टूडेंट्स सिर्फ टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। वो टॉपिक क्वेश्चन में मोल्ड होकर किस तरह आ रहा है ये स्टूडेंट्स को नहीं पता।
और जब वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं तो उनको पता होता है कि हमें इस टॉपिक को कितने डायमेंशंस में पढ़ना है। हमने सिर्फ एक डायमेंशन रखा होता है जो कि टॉपिक मेन टॉपिक की हेडिंग होती है बस। पर हम जो है जब पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत और डायमेंशन में भी आ सकता है। जो हम नोट्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम उनमें वो सारे डायमेंशंस ऐड करते हैं और उसके अलावा भी हमारे पास डायमेंशंस में वो आ जाते हैं कि हमारे पास ये डायमेंशंस भी हैं इसके। अच्छा, उसके अलावा एक चीज मैं ये भी कहूंगी कि जब मैं क्लास में लेक्चर दे रही होती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को खुद से क्वेश्चंस बना के देती हूँ। मैं पास्ट पेपर का एक डायमेंशन देखकर उससे रिलेटेड 4-5 और डायमेंशंस क्रिएट करके छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं स्टूडेंट को बनाकर देती हूँ ताकि वो टॉपिक को बिल्कुल डेल्व डीप करके मतलब पढ़ें, ठीक है, और उसके जो भी मतलब आसपास के डायमेंशन है वो उनके क्लियर हो जाए ताकि फिर क्वेश्चन अगर दूसरे डायमेंशन से भी आता है तो उनको अच्छे से पता हो। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, व्हाट मैटर्स मोस्ट? बोथ, ठीक है। ऐसा समझिए एक गाड़ी के दो पहिए हैं ये, ठीक है। कंसिस्टेंसी भी साथ साथ चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए। कंसिस्टेंसी होगी आप पढ़ते रहेंगे। इन केस आप पढ़ते भी रहे मगर आप किसी ऐसे फेज में भी आएंगे आप डिमोटिवेट फील करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो वहीं की वहीं रह जाएगी, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे तो कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी चल नहीं पाएगी, ठीक है। और आप कंसिस्टेंट ही हैं और डिमोटिवेट हो जाए या डिमोटिवेटेड हो या मोटिवेटेड हो पर कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी, आप चाहे कहते हैं कि मैं मोटिवेटेड हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ मगर पढ़ते ना हो तो फायदा तो मत। दे आर रेसिप्रोकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए और यू आर सपोज टू स्टे मोटिवेटेड एज वेल। हाँ, जो स्टूडेंट्स गिव अप करते हैं उनके लिए आखिर में मैं चाहूँगा कि आप मैसेज दें कि क्यों ना वो गिव अप करें, क्योंकि माइंड में उनके होता है कि गिव अप ही अब हल है, कि बार बार फेल हो रहे हैं तो अदर जॉब्स की तरफ जाना चाहिए। तो आपका क्या मैसेज होगा कि वो क्यों ना गिव अप करें? एक्चुअली अगेन इससे मैं आपको पर्सनल लाइफ का ही एग्जांपल दूंगी। मैंने 2019 में पीसीएस क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद भी कंटिन्यूअसली मेरे जो भी अटेम्प्ट्स रह रहे थे मैंने फुल तैयारी के साथ अपने वो भी अटेम्प्ट्स दिए। मुझसे हर कोई कह रहा था कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, आपने पीसीएस क्वालिफाई कर लिया, अब क्या जरूरत है। मैं ये कह रही थी कि जब तक मुझ में कैपेबिलिटीज हैं मैं तब तक एग्जाम देती रहूंगी, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू किया, मतलब अपनी जॉब के साथ साथ मैंने एमफिल की एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। एट द सेम टाइम मैं एक टीचर भी हूँ, सीसीपीसी को पढ़ा भी रही हूँ, एमफिल स्टूडेंट थी, एमफिल अभी मेरा कंप्लीट हुआ है, स्टूडेंट भी थी और ऑफिसर भी हूँ, ठीक है। तो आपकी जितनी पोटेंशियलिटीज हैं, आपकी जितनी कैपेबिलिटीज है, मैं चाहूंगी कि आप यू आर सपोज टू एग्जॉस्ट इट, ठीक है। और आप गिव अप नहीं करें, ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता कि आप एक अटेम्प्ट में गिव अप कर लेते हैं, मे बी आपका सेकंड अटेम्प्ट जो है वो आप क्वालिफाई कर लेते अगर आप देते तो, ठीक है। तो और ये समझने जो भी स्टूडेंट सीएसएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, अगर उनके अल्लाह न करे मेरी दुआ है कि आप कामयाब हो, कि अगर उनके तीनों अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो भी जाते हैं फिर भी आप एक पेपर और पेन लेकर लिख लें अपने पास कि वो किसी और एग्जाम में जो है कमीशन एग्जाम में तैयारी करेंगे तो वो 17, 14 या 16 ग्रेड के ऑफिसर बन ही जाएंगे। मतलब वो कहीं भी जो है यूजलेस नहीं बैठेंगे, क्योंकि उसने जो एग्जाम की तैयारी की होती है ना उसमें उनकी इतनी कैपेबिलिटीज बिल्ड हो जाती हैं कि अब वो किसी आम एग्जाम को तो इजीली क्रैक कर लेगा, ठीक है। तो उनको ये रहना है कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंजिल पे तो पहुंचेंगे। थैंक यू सो ठीक है, मच थैंक यू। मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम।